जय हिंद। कैसे हैं आप सब। हमने धारा 2 तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे धारा 3। धारा 3 में 1 से लेकर के 9 तक उपधाराएं हैं। धारा 2 में भी काफ़ी धाराएं हमने पढ़ी थी, उसी तरीके से धारा 3 में भी 1 से लेकर के 9 तक उपधाराएं हैं। उन सारी उपधाराओं को हम लोग 2 क्लासेस में कवर करेंगे। पहली क्लास में धारा 1 से लेकर के धारा 5 तक जो उपधाराएं हैं, उपधारा 1 से लेकर उपधारा 5 तक कवर करेंगे और कुछ केसेस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में बची हुई धाराओं को कवर करेंगे। तो धारा 3 की जो उपधारा 1 है वो क्या कहती है, पहले समझ लीजिए धारा 3 क्या बताता है। तो धारा 3 है जो वो साधारण स्पष्टीकरण बताता है। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब है कुछ जो छोटे छोटे स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पे ये देता है कि कानून में बीएनएस में कौन सी परिभाषाएं हैं और कहाँ पे किस तरीके से दंडित किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो उपधारा 1 क्या कहती है? उपधारा 1 कहती है कि अध्याय 3 के तहत दंडित किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर बीएनएस के तहत किसी को दंडित किया जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी को दंडित किया जा रहा है, तो अध्याय 3 के तहत दंडित किया जाएगा। मतलब अध्याय 3 में कुछ साधारण अपवाद दिए गए हैं, कुछ अपवाद दिए गए हैं, उनको ध्यान में रख करके किसी को दंडित किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि हमने पढ़ा है जो आईपीसी की धारा मर्डर की धारा है कि हत्या की धारा, वो धारा 302 थी। तो उसमें क्या कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि ये साधारण अपवाद क्या है, यदि कोई 7 साल का बच्चा, उससे कम का बच्चा, उसके हाथों अगर कोई अपराध हो जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये अपवाद है। यहाँ पे अपवाद को ध्यान में रख करके दंड दिया जाएगा। जो भी अध्याय 3 में अपवाद दिए गए हैं उनको ध्यान में रख करके दंडित किया जाएगा। यही बात यहाँ पे उपधारा 1 में बताई गई है। उसके बाद में उपधारा 2 क्या कहती है? प्रत्येक पद संहिता के स्पष्टीकरण से परिभाषित किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि धारा जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कहीं पर अगर किसी शब्द की परिभाषा दी गई है तो पूरी बीएनएस में उसकी वही परिभाषा मान्य होगी। यदि कहीं पर किसी भी शब्द की, जैसे हमने धारा 2 में कई सारी परिभाषाएं देखी थी, न्यायाधीश की परिभाषा, न्यायालय की परिभाषा, पुरुष महिला, इन सब को देखा था हमने। तो अगर वहां पे परिभाषा दे दी गई है तो पूरी बीएनएस में वही परिभाषा मान्य रहेगी। यही बात यहाँ पे 2 में बताई गई। मैंने बताया इस चैप्टर का नाम क्या है। धारा 3 में जो धारा 3 है वो साधारण स्पष्टीकरण को बताती है। तो यही यहाँ पे बात है। उसके बाद में उपधारा जो 3 है, धारा 3 की उपधारा 3 क्या कहती है? संपत्ति किसी के कब्जे में है तो अधिकार उसी का माना जाएगा। ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि संपत्ति किसी के कब्जे में है वो उसी की मानी जाएगी। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर पैसा पति का ही है, लेकिन अगर वो पत्नी को दिया गया है रखने के लिए और वो उस पर अधिकार दिखाती है, बोलती है ये मेरा ही है, तो वहां पे पत्नी का ही पैसे पे अधिकार माना जाएगा। यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि पति ने उसने रखने के लिए दिया था, या तो वो कोई प्रूफ दे ऐसा, उसके पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पैसा किसी के पास है, उसकी कब्जे में है, तो वहां पे माना जाएगा ये संपत्ति उसी की होगी। जैसे एक मालिक अपने नौकर को धरोहर के रूप में पैसा दे, तो यहाँ पे अगर बिना प्रूफ के या बिना किसी ऐसे सबूत के वो पैसा देता है तो पैसा नौकर का ही माना जाएगा, उसी के कब्जे में है तो उसी की संपत्ति मानी जाएगी। यही बात धारा 3 में कही गई थी और जो कि बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 3 है। उसके बाद में 4 क्या कहती है? जो उपधारा 4 है कि किया गया कार्य में इलीगल एमिशन भी शामिल होगा। ये क्या है? ये गैर कानूनी चूक होती है। इसमें क्या कहा गया है, इसे कैसे समझते हैं हम लोग? यदि इसे ऐसे समझिए कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया है जो कि कानूनी रूप से गलत है, तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा ही जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन यदि कोई कार्य जो कि कानून के द्वारा कहा गया है करने को और वो नहीं किया जा रहा है,
तब भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे अपराध माना जाएगा। कैसे? जैसे माँ बाप को अपने बच्चे की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। ये तो अगर यहाँ पे माँ बाप अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो यहाँ पे ये गैर कानूनी चूक मानी जाएगी। गैर कानून चूक का मतलब है कानून में कहा गया है ऐसा कीजिए आप, और आप उसे, अब कानून क्या कहता है, भारतीय समाज क्या कहता है कि आपको अपने बच्चों की ध्यान रखना चाहिए, आपके अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और वो उसको खाने के लिए ही नहीं दें। तो ये क्या है, वो यहाँ पे अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा लिखित नहीं है कि खाना नहीं देना अपराध है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये गैर कानूनी चूक मानी जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है धारा 4 में। उसके बाद में उपधारा 5 क्या कहती है? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, धारा 3 की उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4। अब उपधारा 5 जो है वो बताती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय के साथ में, सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए यदि कोई अपराध करते हैं, तो यहाँ पे एक सिद्धांत भी आता है जिसे हम लोग संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है समझते हैं इसे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक योजना बनाते हैं और योजना के तहत अपराध करते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, अपराध पूर्ण होता है, तो उन सभी व्यक्तियों पर एक जैसी धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा, मान लीजिए कि एक ग्रुप है वो डकैती करता है और डकैती करने के क्रम में वो उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी के ऊपर गोली चला देता है। गोली किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई है और जिस पे चलाई गई है वो उसकी डेथ हो गई है, ऑन द स्पॉट वो मर गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डकैती के साथ में हत्या का मुकदमा भी सबके ऊपर दर्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी योजना पहले से थी, पहले से योजना बना करके वो आए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समझते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ केसेस हैं जो कि एग्जाम्पल ही हैं संयुक्त दायित्व सिद्धांत के, कि कहाँ पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू हुआ और कहाँ पे नहीं लागू हुआ। जैसे कि पहले समझ ले संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहले अपराध का होना जरूरी है। अगर सिद्धांत लागू करना है तो वहां पे अपराध का होना जरूरी है, और अपराध के होने के साथ साथ 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। कोई सिंगल इंसान होगा वहां पे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, सामान्य आशय को अग्रसर करें। सामान्य आशय का मतलब है कि उन सब के मन में एक ही उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य के साथ उन्होंने अपराध किया हो, तो सामान्य आशय होना चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा, वो कार्य जो वो अपराध है वो इस तरीके से माना जाएगा कि हर व्यक्ति ने वो कार्य या अपराध अकेले ही किया है, मतलब सबके ऊपर एक सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, सबके साथ एक सेम व्यवहार किया जाएगा सजा के मामले में। किसी को ये नहीं, अगर योजना पहले से है, ये बात ध्यान रखिएगा, योजना का होना जरूरी है। मतलब सामान्य आशय, सबका आशय एक जैसा और पहले से योजना बनाई हो। इसी क्रम में एक केस आता है जो वरेंद्र, यहाँ पे वीरेंद्र नहीं है, वरेंद्र है, वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस सम्राट। ये 1924 का केस है। इस केस में क्या होता है, वरेंद्र कुमार और उनके साथी मिलकर के एक जगह डकैती, एक जगह क्या, डाक घर में डकैती डालने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से उनका एक साथी जो पोस्ट मास्टर होते हैं उन पे फायर करता है और उनकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वरेंद्र कुमार द्वारा गोली नहीं चलाई गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पहले से योजना बना करके आए थे। तो यहाँ पे धारा 34 के तहत उन पर सब पे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, या बोल सकते हैं जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी मतलब सबकी साझेदारी के साथ योजना के तहत उन्होंने ऐसे काम को अंजाम दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के तहत सबको एक साथ में मुकदमे के तहत दर्ज किया गया, और हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया, डकैती भी दर्ज की गई। उसके बाद में यहाँ पे आता है एक केस, हरवंश कौर वर्सेस हरियाणा 2005 का केस। हरवंश कौर, और ये यहाँ पे क्या होता है, हरवंश कौर और इनके साथ में एक और व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन पे हमला करते हैं। ये लाठी के साथ हमला करते हैं और दूसरा वाला जो बांका होता है, गडासा होता है, उसके साथ में उन्होंने हमला किया। उसके तहत क्या हुआ, उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनकी योजना पहले से नहीं थी मृत्यु की कि उसे जान से मार देंगे, लेकिन क्या हुआ,
लाठी के द्वारा इनके यहाँ पे हमला किया गया था। यहाँ पे धारा 34 नहीं लागू हुई। क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि यहाँ पे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत नहीं, ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी योजना के तहत या सामान्य आशय के साथ में इन्होंने हमला नहीं किया था, कोई योजना बना करके हमला नहीं किया था। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे धारा 34 लागू नहीं की गई थी। साक्ष्य का एक नियम मात्र अपराध का सृजन नहीं है। क्या सामने से अगर कोई चीज दिख रही है तो जरूरी नहीं कि वो योजना के तहत की गई हो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि साक्ष्य जो है वो अपराध का सृजन नहीं होते हैं। उसके बाद में आते हैं तीसरे केस पे, महबूब शाह वर्सेस सम्राट केस। ये 1945 का ये भी केस है। इसमें भी दो लोगों ने मिलकर के किसी थर्ड पर्सन की हत्या की, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, इनको भी सामान्य आशय के तहत इनमें इसमें केस में हुआ क्या था, दो व्यक्ति मिल करके, एक महबूब शाह, इनके साथ में एक और था, जो दूसरे वाले ने थर्ड पर्सन पे गोली चलाई, उसकी हत्या हो गई। इन पे क्या हुआ, दोनों पे मुकदमा चलाया गया। लेकिन यहाँ पे सामान्य जो आशय था इनका वो अग्रसर नहीं था। यहाँ पे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत नहीं दिख रहा था कि दोनों का दायित्व है, दोनों का ज्वाइंट लाइबिलिटी है, या इन पे इस तरीके से लागू नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि महबूब शाह द्वारा कोई ऐसा आपराधिक कृत्य वहां नहीं किया गया था, तो धारा 34 ज्वाइंट लाइबिलिटी नहीं लागू हुई। इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि ये जो है धारा 1 से लेकर जो धारा 3 है, धारा 3 में धारा 1 से और उपधारा 5 तक हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और इन तीनों केसेस को समझा है, वीरेंद्र कुमार, हरवंश कौर और महबूब शाह। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद की जो धाराएं बचती हैं, उपधाराएं बचती हैं, जो 6 से लेकर के 9 तक उपधाराएं हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और वो आपका सेकंड पार्ट के थ्रू आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।